बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट किया था हमने ना, और बायोलॉजी वाले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था सेल वाला, कोशिका, जो आपके फर्स्ट लेवल के अंदर भी है और सेकंड लेवल के अंदर भी है। फर्स्ट लेवल वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 15-20%, जो आपके काम ही आएगा कभी ना कभी, ठीक है ना। अब देखो बायो के अंदर है ना, कोशिका में पहले तो हमने लिखे कुछ फैक्ट लिखे, तथ्य जिसको बोलते हैं ना याद करने वाले, कि सबसे पहले कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, कब की? 1665 में। किसने की? कोर क्या बोलते हैं उसको? काग बोलते हैं, यानी पेड़ का तने का बाहर वाला मर्त भाग। तो मर्त कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका के लिए कौन है? ल्यूवेन होक। किसमें की? जीवाणु कोशिका में। और इसके अलावा पादप कोशिका के लिए मेलपिगी और ग्रीव, मेलपिगी और ग्रीव ने पादप कोशिका की, जीवित पादप कोशिका की खोज की। जंतु कोशिका के लिए किसका नाम आता है? ल्यूवेन होक, जिसने जीवाणु कोशिका की खोज की थी। उसके बाद कोशिका की खोज के बाद सबसे बड़ी कोशिका लिखा है, कौन सी है? शुतुरमुर्ग कांडा। सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं? प्रकृति का जोकर भी कहते हैं। किसको? माइक्रोप्लाज्मा, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और उसके बाद लिखा है कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स होता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को बोलते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका जो है ना, तब अंडाणु करना है, ध्यान रखना। सबसे लंबी तो है तंत्रिका कोशिका, बड़ी कौन सी होगी? अंडाणु होती है, सबसे बड़ी अंडाणु। और एक पॉइंट और ऐड करना, रॉबर्ट हुक जो था ना, उसने कोशिका की खोज की, तब उसने एक किताब लिखी थी। उस किताब के अंदर उसने वर्णन किया था। उस किताब का नाम क्या है? क्या नाम है? माइक्रोग्राफी। इस किताब में उसने क्या किया? कोशिका यानी मर्त कोशिका जो कोर के अंदर खोजी थी, उसका वर्णन किया था इस ग्राफी के अंदर। तो रॉबर्ट हुक की किताब का नाम है ये। और फिर हमने किसमें क्या लिखा कि कोशिका के आधार पर जीवों के दो प्रकार, एक तो यूनिसेलुलर और एक क्या होता है? मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, और एग्जाम में अधिकतर एग्जाम्पल पूछते हैं। वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है या बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण। तो बहुकोशिकीय में याद रखो, जंतु और पादप सारे किस में आएंगे? बहुकोशिकीय में। कवक किस में आएगा? बहुकोशिकीय में आएगा। और इसके अलावा जो बच गए ना सारे प्रोटोजोआ वगैरह, वो किस में आएंगे? सारे एक कोशिकीय में। 4-5 नाम याद रखो आप। ये जीवाणु है। इसके अलावा एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? एक कोशिकीय। अमीबा, ये 5-4 नाम तो याद कर लो आप एक कोशिकीय जीवों में। और उसके बाद फिर हमने कहा कि कोशिका सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? स्लाइडन और स्वान के द्वारा। स्लाइडन क्या था? बोटनिस्ट था, वनस्पतिज्ञ। और स्वान क्या था? जंतुज्ञ यानी जूलॉजिस्ट था, जिसने जंतुओं पर काम किया। और स्लाइडन ने पादपों पर कार्य किया। और दोनों ने काम करके दोनों का स्टेटमेंट एक ही था। क्या कहा स्लाइडन ने? कि सभी पादप कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। और इसी प्रकार से स्वान ने क्या कहा? सभी जीव कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। और इन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें पहला पॉइंट यही था कि सभी जीव किससे मिलकर बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। और जीव की प्रथम क्या होती है? कोशिका होती है, जिससे पूरे जीव का क्या? शरीर का निर्माण। और कोशिका के अंदर क्या? आनुवांशिक पदार्थ रहता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को लेकर जाता है। और फिर क्या हुआ? कोशिका सिद्धांत के अपवाद आ गए, यानी किस पर लागू नहीं होता। तो एक तो आपको मेन याद रखना ही है, कौन सा? वायरस, जिसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। किसको? वायरस को। ये याद रखना एक तो वायरस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइको प्लाज्मा, इनके ऊपर भी कोशिका सिद्धांत लागू। और फिर
नया कोशिका सिद्धांत दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया? रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया। और उसका एक स्टेटमेंट याद रखना है, क्या? कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से होता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बढ़ेंगी। और कई बार पूछते एग्जाम में ये कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, ये किसके द्वारा, ये कथन किसका है? किसका है? रुडोल्फ विर्चोव। और उसने क्या कहा था? ओमनीज सेलुला ई सेलुला, एक ये स्टेटमेंट बोला। इसका अर्थ होता है पुरानी कोशिकाओं से क्या बनती है? नई कोशिकाएं बनती है। किसने कहा? ये रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा कहा गया। ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत है ये। और उसके बाद फिर हमने आगे और क्या लिखा था? फिर इसके अलावा और कुछ है कि और कुछ करवाए इसमें? कोशिकाओं के प्रकार शुरू किया था हमने। फिर कोशिकाओं के प्रकार में केंद्रक की प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना के इसके आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। और कौन सी? वैसे तीन प्रकार की है। एकेरियोटिक कोशिका या अकोशिकीय कोशिका, या जिसमें अकेंद्रक यानी जिसमें केंद्रक ना हो, तो जैसे वायरस वाला। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने अंतर स्टार्ट किया था ना, यहां से हमने यहां से अगला करना है। एक तरफ लिखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक तरफ आपने क्या लिखा है? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक। और इन दोनों का हमने अर्थ लिखा था पहले, है ना। प्रो मीन्स क्या होता है? पुराना, या बोलते आदिम, सबसे पुराना। और कैरियन मीन्स केंद्रक, जिस कोशिका का केंद्रक सबसे पुराना केंद्रक। पुराने का अर्थ क्या वो देखेंगे। और एक यू मतलब क्या होता है? नया। कैरियोटिक या कैरियन मीन्स क्या होता है? केंद्रक, नया केंद्रक। पुराने का अर्थ क्या है? कि जिस कोशिका में केंद्रक जो है उस केंद्रक के चारों ओर न तो केंद्र की झिल्ली होती, नई कोई केंद्रक वाले पदार्थ, क्रोमेटिन जाल वगैरह है, या केंद्रिका अनुपस्थित है। क्रोमेटिन जाल पूरी कोशिका में क्या है? बिखरा हुआ रहता है। और कोशिकांग जो है वो अधिकतर क्या है? अनुपस्थित होते हैं। कुछ एक दो चार कोशिकांग पाई जाती है जिनमें कोशिका झिल्ली या कोशिकांग की झिल्ली पाई नहीं जाती है। तो उसमें हम दोनों अंतर करेंगे आगे। और यूकैरियोटिक कोशिका अपने वाली है। मनुष्य में, पादपों में, जंतुओं में, सब में कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। इनमें हमने अंतर स्टार्ट किया था। और फर्स्ट पहला लिखो, पहला अंतर। और पहला क्या लिखा हमने? फर्स्ट, कि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? छोटा। ये सॉरी, प्रोकैरियोटिक आकार क्या होता है? छोटा। यूकैरियोटिक आकार क्या होता है? बड़ा। पहला पंक्ति लिख लो। प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है। और यूकैरियोटिक में लिखो, इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनका आकार छोटा होता है, और यूकैरियोटिक में आकार बड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक में आकार छोटा। दूसरा सेकंड, इसका मेन जो अंतर है ना वो लिखो, दूसरा 2 नंबर। और इसमें लिखो, इन कोशिकाओं में, इनमें प्रोकैरियोटिक में, इन कोशिकाओं में आदिम, इन कोशिकाओं में आदिम बोल दे या क्या बोल दे? पुराना। इन कोशिकाओं में आदिम या पुराना केंद्रक पाया जाता है। आदिम या पुराना केंद्रक पाया जाता है। अर्थात लिखो, अर्थात केंद्रक झिल्ली व केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित यानी न्यूक्लियोलस अनुपस्थित, तथा क्रोमेटिन जाल कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। क्रोमेटिन जाल
कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। लिख लिया। और इधर लिखो यूकैरियोटिक कोशिका में लिखो नया प्रकार का केंद्रक, नया प्रकार का केंद्रक उपस्थित, नया प्रकार का केंद्रक उपस्थित, नया प्रकार का केंद्रक उपस्थित अर्थात केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली उपस्थित, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली उपस्थित व क्रोमेटिन जाल। क्या होता है ये? जिससे किसका निर्माण होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन जाल से। क्रोमेटिन जाल केंद्रक में व्यवस्थित, क्रोमेटिन जाल केंद्रक में व्यवस्थित, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन जाल है ना प्रोकैरियोटिक में, जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ बोल रहे हैं, वो बिखरा हुआ रहता है पूरे कोशिका के अंदर, इसलिए पूरा स्पष्ट क्रोमेटिन जाल नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और ये कई बार पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? किसका नाम आएगा? न्यूक्लियोइड होता है ये आनुवंशिक पदार्थ में, और यहां पर क्रोमेटिन जाल रहता है, सुस्पष्ट होता है। तो अगला लिखो, तीसरा पॉइंट लिखना और इसको अंडरलाइन करना और लिखो इस कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड होता है। आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड होता है। और इधर वाले में आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटिन जाल अर्थात डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटिन जाल के रूप में डीएनए, क्रोमेटिन जाल के रूप में डीएनए होता है। लिख लिया। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, इसमें जो डीएनए होता है ना, थोड़ा सर्कुलर होता है, ऐसे वर्ताकार, इस तरह से वर्ताकार डीएनए होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना, उसमें क्या है? रेखीय डीएनए और ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है। यूं दो हेलिक्स आपस में दक्षिणावर्त रूप से एक दूसरे के ऊपर क्या कुंडलित रहते हैं डीएनए के। ये तो यूकैरियोटिक में, और ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का आकार होता है। तो अगला पॉइंट लिखो, चौथा लिखो, प्रोकैरियोटिक में लिखो और इसमें लिखो इसमें डीएनए वर्ताकार, इसमें डीएनए वर्ताकार होता है, वर्ताकार होता है। और इधर लिखो यूकैरियोटिक कोशिका में लिखो इनमें डीएनए रेखीय होता है, लीनियर। इनमें डीएनए रेखीय यानी लीनियर होता है, रेखीय होता है। और नीचे है ना, इधर यूकैरियोटिक में याद रखना दो चीजें, एक तो लवक है जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल वगैरह, जहां पर क्या है पौधों के अंदर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती। तो एक तो लवक और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। दो ऐसे कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का तो क्या होता है? डीएनए, और खुद का क्या होता है? राइबोसोम भी होते हैं इनके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो है ना, उनमें डीएनए ऐसा होता है, कैसा? रेखीय, ये वर्ताकार। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में वर्ताकार रहेगा। तो किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में तो रेखीय है, लेकिन उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो है ना, उनके अंदर क्या होता है?
वर्ताकार होता है। नीचे लिखो, इसी के नीचे, इसी पॉइंट के नीचे लिखो, और लिखो माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में वर्ताकार डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में वर्ताकार डीएनए होता है। इधर लिखना है यूकैरियोटिक कोशिका की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। लवक माइटोकॉन्ड्रिया कहां होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में तो खुद के अंदर डीएनए रेखीय, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो है प्लास्टिड, उनके अंदर कैसा होता है? वर्ताकार होता है, ये याद रखना है। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब जब जेनेटिक पदार्थ बनता है ना, जिसको बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, वो किसके मिलने से बनता है? एक तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये मिलकर क्या है? आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए तो होता है, लेकिन उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक में डीएनए के साथ क्या है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो अगला पॉइंट लिखो अंतर में, अगला लिखो प्रोकैरियोटिक में, और इसमें लिखना डीएनए के साथ, अगला लिखो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। और इधर लिख लो यूकैरियोटिक में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और प्रो मतलब पुराना है, तो इसमें सभी चीजें क्या है? थोड़ी थोड़ी है। जो जो विकास हुआ कोशिका का, उसमें मात्राएं क्या होती गई? बढ़ती गई। इसका मतलब डीएनए प्रोकैरियोटिक में क्या है? थोड़ा कम होता है, कम मात्रा में, और यहां डीएनए क्या होता है? ज्यादा मात्रा में। तो एक पॉइंट ये लिख लो, प्रो में लिख लो, प्रोकैरियोटिक में डीएनए कम मात्रा में होता है। और इधर लिखो यूकैरियोटिक में डीएनए अधिक मात्रा में होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में है ना, जब से बैक्टीरिया सेल है, दो इस तरह से होती है बैक्टीरिया सेल, यानी जीवाणु कोशिका जो है ना, यूं बाहर कैप्सूल के आकार की संरचना, फिर अंदर इस तरह से कोशिका भित्ति वगैरह यूं इस तरह से जो भी है, फिर बीच में यानी क्रोमेटिन जाल यूं बिखरा रहता है यूं इस तरह से, राइबोसोम 70 इस प्रकार का, इस तरह से। अब ये बैक्टीरिया सेल जो है, जब दो बैक्टीरिया सेल के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योजन होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन होता है ना जब, तो इनके बीच में इस प्रकार से नली के आकार की संरचनाएं बनती हैं। इस तरह से दो कोशिका आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ती है तब इन दोनों के बीच में है ना आदान प्रदान किसका होता है? किसका होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नामक संरचना का क्या होता है? आदान प्रदान। वो किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड पाई जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड नाम की कोई संरचना नहीं पाई जाती। तो अगला एक पॉइंट ये और लिखो, अगला प्रोकैरियोटिक में लिखो इनमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में लिखो प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। और इसी बैक्टीरिया सेल में है ना इस प्रकार से अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं मिजोसोम, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या नाम है? मिजोसोम बोलते हैं जिसको। तो कई बार पूछते हैं कि याद पूछ लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया किसकी सहायता से होती है? हमारे अंदर भी श्वसन हम आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य श्वसन
और एक क्या होता है, आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन तो आप मुंह से या नाक से ले रहे हो, फेफड़े में हवा आ रही है, फेफड़ा हवा से फूल रहा है, वापस CO2 बाहर निकल गई, डायफ्राम के द्वारा वापस पिचक गया तो वापस CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया, वो तो हमारा बाह्य श्वसन है। क्या है, बाह्य श्वसन। और बाहर गैस निकालना और लेना बस। अब अंदर वो O2 ब्लड के द्वारा कोशिका में पहुंच गई, और कोशिका में पहुंचने के बाद वहां पर भोजन का करेगी ऑक्सीडेशन, तो भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वहां O2 काम में आ रही है। वो कौन सा है, कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन, वो कौन सा है, वो आंतरिक श्वसन है। तो हमारा वो जो आंतरिक श्वसन जो होता है ना, वो हमारे कहां होता है, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे पढ़ोगे आप, जब खाने वाली पढ़ोगे ना, भोजन वगैरह पढ़ेंगे, किस प्रकार से खाना वगैरह जो है ना उसका पाचन शरीर में होता है, उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा खाना, ग्लूकोज वगैरह, तो जो कोशिका में प्रवेश करेगा ना, तो ग्लूकोज का चक्र स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस चक्कर, उसके बाद यानी क्रेब्स चक्कर स्टार्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणुओं का उत्पादन होगा। तो वो आंतरिक श्वसन है, वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसी प्रकार से बैक्टीरिया वगैरह है या प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, उनमें श्वसन कहां होता है, मिसोसोम के द्वारा होता है, और हमारे अंदर किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला एक पॉइंट और लिखो, छठा लिखो, जो भी है अगला लिखो, और प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनमें श्वसन मिजोसोम के द्वारा होता है। इनमें श्वसन मिजोसोम के द्वारा होता है। और इधर लिखो, यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें श्वसन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, उनके अंदर कोशिका विभाजन जो होता है ना, उस विभाजन में क्यों केंद्रक तो कोई स्पष्ट है नहीं, तो केंद्रक का तो कोई विभाजन नहीं होता। कोशिका जो है ना, हो सकता है कोशिका टूट कर क्या हो, दो कोशिका में बदल जाए, इस तरह से खांच का निर्माण करके एक कोशिका है, यूं धीरे क्या हुई, इस तरह से अगली बार क्या होगी, एक से क्या बन गई, दो बन गई। हो सकता है द्विविखंडन हो सकता है एक कोशिका से बहुत सारी एक साथ कोशिकाएं बन जाए, इसको बहुत सारे टुकड़ों में काट दो, काटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा क्या एक नए जीव का निर्माण कर ले, जिस प्लेन एरिया वगैरह में होता है ऐसा, तो वो क्या है, बहुविखंडन के द्वारा भी हो सकता है। जैसे हाइड्रा वगैरह में किससे होता है, मुकुलन से होता है, साइड में एक नोड निकलकर और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। अमीबा में इसी प्रकार से द्विविखंडन से क्या है, कोशिका विभाजन होता है। तो जहां पर केंद्र काम में नहीं आए ना, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में, उसको बोलते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। लेकिन हमारी वाली कोशिका है ना, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो केंद्रक का डिवाइडेशन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है पहले। अब केंद्रक का विभाजन किस प्रकार से हो, एक से दो कोशिका बनेगी या एक से चार बनेगी, उसके आधार पे भी कोशिका विभाजन के हम दो प्रकार पढ़ते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। कायिक कोशिकाओं में जिनमें गुणसूत्रों की विभाजन की हमें आवश्यकता नहीं होती, गुणसूत्रों की संख्या समान 46 है, अगली कोशिका में भी की कितनी हो, 46 हो, वो होता है समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिकाओं में होता है, बॉडी वाली सेल्स में, जिससे शरीर का आकार बढ़ता है ना कोशिकाएं बढ़ने से, वहां हमेशा समसूत्री विभाजन। और जनन वाली कोशिकाएं होती है ना, स्पर्म का निर्माण होना या अंडाणु का निर्माण होना, वहां पर जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री, क्योंकि माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23, फिर दोनों मिलेंगे जाइगोट बनाएंगे, टोटल कितने हो गए 46। अब अगर अर्धसूत्री नहीं हुआ ना, तो माता से 46 पिता से 46 कितने हो गए 92 बच्चे में, फिर अगले वालों में 92, तो शरीर में क्या बचेंगे, गुणसूत्र ही रहेंगे शरीर में, और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रखने के लिए जनन कोशिका में विभाजन कौन सा होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री और
समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता, केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। तो अगला लिखो पॉइंट, लिखो प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनमें कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान केवल कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी साइटोप्लाज्म से केवल कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अतः इनमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, अतः इनमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। और इधर लिखो यूकैरियोटिक कोशिका में लिखो, और इनमें लिखो, इनमें केंद्रक का भी विभाजन होता है, इनमें केंद्रक का भी विभाजन होता है। इसलिए इनमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। और इसके अलावा जब कोशिका विभाजन होगा ना, तो स्पिंडल रेजन तारक काय वगैरह बनेगी, जो गुणसूत्रों को क्या है आधे आधे करके कोशिका के सिरों पर लेके जाती है, जहां पर क्या है तारक काय ये काम करती है। तो प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्रों का विभाजन तो होता ही नहीं है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में तारक काय का क्या होता है, अभाव नहीं पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन में काम आती है, तब इनका निर्माण होता है। अगला एक पॉइंट लिखो, अगला लिखो प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनमें तारक काय नहीं पाई जाती, इनमें तारक काय यानी स्पिंडल रेज नहीं पाई जाती। और यूकैरियोटिक में लिखो, इनमें तारक काय पाई जाती हैं। इनमें तारक काय पाई जाती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक है ना, इनके अंदर कोशिका द्रव्य का गमन, यानी कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, इसके अंदर मूवमेंट पाई जाती है। तो एक पॉइंट लिख लो, अगला लिख लो प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनमें कोशिका द्रव्य में, इनमें कोशिका द्रव्य में भ्रमण, कोशिका द्रव्य में भ्रमण नहीं पाया जाता, यानी इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती कोई भी, यानी साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, उसमें भ्रमण पाया जाता है। यूकैरियोटिक में लिखो, भ्रमण पाया जाता है। भ्रमण पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में मुख्य कोशिकांग जो होते हैं ना, वो नहीं होते, जैसे केंद्रक नहीं होता, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका भी नहीं होती है, राइबोसोम होते हैं। कौन सा? 70 प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? 80 प्रकार का। बाकी ये सारे ऑर्गन किस में होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये अंग नहीं पाए जाते। तो अगला एक पॉइंट और लिख लो, और लिखो प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनमें कोशिकांग जैसे सेल ऑर्गन्स, इनमें कोशिकांग जैसे अब नाम लिख लो,
माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोमा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, कोमा लाइसोसोम, लाइसोसोम, कोमा अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको लिखते हैं शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ER भी लिखते हैं, ER। आदि नहीं पाए जाते, आदि नहीं पाई जाते। केंद्रक लिख लो, केंद्रक भी लिख लेना साथ में, ER के आगे लिख लो केंद्रक भी लिख लेना, एक केंद्रक नाम भी लिख लो, न्यूक्लियस। नहीं पाए जाते। और इधर वाले में लिख लो ये सेम, ये सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं, सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में इधर एरो करके एरो लगा के लिख लो, ये सभी अंगे उपस्थित, बस इतना ही, प्रेजेंट है ये। और फिर इसमें कौन सा राइबोसोम है, 17S प्रकार का, और इधर वाले में 80S प्रकार का। तो एक पॉइंट और लिखो, प्रोकैरियोटिक में लिखो इनमें 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 17S की दो यूनिट कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, 50S और 30S। इधर 80S की 60S और 40S। और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, दोनों को मैग्नीशियम, याद रखना ये दोनों इकाइयों को राइबोसोम। वैसे कोशिका द्रव्य में है ना, दोनों इकाइयां अलग अलग पड़ी रहती है आराम से। जब प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है ना, तब मैग्नीशियम क्या करता है, इन दोनों को RNA के साथ, राइबोसोमल RNA के साथ इनको जोड़ देता है, तब प्रोटीन संश्लेषण का काम क्या है, स्टार्ट होता है। तो इसमें दो इकाइयों के मिलने से बनता है SCS, और इन दो के मिलने से बनता है 17S प्रकार का राइबोसोम बनता है। दोनों में होता है, लिख लिया। और फिर अगला पॉइंट लिखो, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहां रहेगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, और यहां पर डीएनए कहां है, केंद्रक के अंदर होता है। आरएनए कुछ मात्रा में केंद्रक में, बाकी आरएनए कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, यूकैरियोटिक में। तो अगला पॉइंट लिखो, यूकैरियोट, ये प्रो में लिखो, प्रो वाले में लिख लो, और लिखो डीएनए कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। और लिखो यूकैरियोटिक में लिखो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक में उपस्थित। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, प्लास्टिड वगैरह लवक, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। और अगर प्रकाश संश्लेषण का काम अगर कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका करेगी, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, कुछ शैवाल वगैरह जैसे कुछ भी हो, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, तो अगर प्रकाश संश्लेषण हो ना, तब प्रकाश संश्लेषण इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की आंतरिक झिल्लियों के द्वारा होता है। उसके लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते, विशेष प्रकार का कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और इधर वाले में यूकैरियोटिक कोशिका में, जंतु कोशिका में तो नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, लेकिन पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही संपन्न होता है। तो अगला एक पॉइंट और लिखो, अगला लिखो प्रोकैरियोटिक में, और लिखो इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, इनमें
क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, अतः क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य फोटोसिंथेसिस, अतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का कार्य कोशिका की आंतरिक झिल्ली के द्वारा होता है, कोशिका की आंतरिक झिल्ली के द्वारा यानी इंटरनल मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली के द्वारा होता है। और इधर यूकैरियोटिक कोशिका में क्या लिखोगे? जंतु कोशिका में तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अनुपस्थित नहीं होता, लेकिन पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो अगला लिख लो, यूकैरियोटिक में लिखो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, लेकिन पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के रूप में क्या होता है? हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लिख लिया। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों के अंदर जो है ना कसाबिकाएं पाई जाती है। अब देखो कुछ जीव होते हैं ना, उनके आगे है ना ऐसे एंटीना सी लगी रहती है, 2, कहीं 4, कहीं पर 9, कहीं पर बहुत सारी संख्या में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसके अंदर कसाबिका भी होती है और सीलिया भी पाई जाती है। कसाबिका मतलब इस तरह से, मान लो कोशिका है ना यूं, तो यूं इस तरह से निकल जाए, वो तो कसाबिकाएं हैं। लेकिन अगर इस तरह से होना यूं, इस तरह से कोशिका के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे क्या हो, छोटी छोटी ऐसे कसाबिका के आकार की संरचनाएं जो गति में सहायता प्रदान करती है, इनको बोलते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? ये तो सीलिया है और ये क्या होती है? कसाबिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो ना, ये फ्लैजिला और ये सीलिया। तो ये फ्लैजिला या कसाबिका जो होती है ना, उसमें सिस्टम होता है, कितनी होती है उसके आधार पर इसमें अलग अलग प्रकार देखो। एक होता है 9+2 और एक 0+2। इसमें 2 समूह होते हैं, 9+2। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में कसाबिका अगर होगी तो। और इसमें क्या होगी? कसाबिका है तो कौन सा होगा? 0+2 कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो अगला एक पॉइंट और लिखो, अगला लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखो कसाबिकाओं में कसाबिकाओं में 9+2 की व्यवस्था नहीं होती। कसाबिकाओं में 9+2 की, फ्लैजिला में 9+2 की व्यवस्था नहीं होती, अर्थात 0+2 होते हैं, अर्थात 0+2 होते हैं। और इधर लिख लो यूकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला यानी कसाबिकाएं 9+2 व्यवस्था में होती हैं, 9+2 व्यवस्था में होती है। और फिर एग्जाम्पल लिख लो आप नीचे, प्रोकैरियोटिक सेल किन किन में पाई जाती है उनके एग्जाम्पल लिख लो। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, मेन तो यही है। एग्जाम्पल लिख लो प्रोकैरियोटिक में, बताओ क्या लिखोगे? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लिख लो एक तो, माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया सेल, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल।
साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, नील हरित शैवाल। तो ये किसके हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में है। और बाकी यूकैरियोटिक में हम सब आते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, इसके अलावा फंजाई कवक भी इसके अंदर ही आएंगी। अगला लिखो यूकैरियोटिक में, लिखो एग्जांपल यू वाले में लिख लो, लिखो सभी प्रकार के जंतु, पादप व कवक, फंजाई, जंतु पादप व कवक यानी फंजाई। अब देखो छोटा सा चित्र बना रहा हूं मैं, आप भी बना लेना। ये कोशिका के संदर्भ में एक तरफ बनाना थोड़ा छोटी सी जंतु कोशिका, एक तरफ बनाएंगे छोटी सी पादप कोशिका। जल्दी से बनाना, एक ज्यादा इसमें कलाकारी मत करना आप। जल्दी बना लो, फिर बाद में बनेगी नहीं ये। इस तरह से ये क्या है? ईआर है ये, जो केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ी भी रहती है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का काम भी करती है ये। इस तरह से जूते के आकार की संरचना, इस तरह से कुछ अंत पर्द ईआर जो है ना, अंत पर्दवी जालिका, इसके ऊपर भी कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं यूं। इस तरह से कुछ यूं नलियों के चट्टे से लगे रहते हैं। इस तरह से है ना। और बीच में इसमें ये तो क्या है?
कोशिका झिल्ली, जिसका एक नाम और क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं जिसको। यह वाली संरचना क्या है, लाइसोसोम, जिसका एक नाम और क्या है, जिसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम। ये वाला पार्ट क्या है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय, कोशिका में श्रावण का कार्य करता है, सिक्रेशन का। गोल्जी काय है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये बीच में है ना, ये इस तरह से नलियों के आकार की संरचना, एक पर तो ऐसे राइबोसोम लगे हुए हैं, कुछ पे राइबोसोम लगे हुए नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतःपर्दवी जालिका में इतने बनाए ये, वैसे पूरी कोशिका में फैली रहती है। ये पूरी कोशिका में एक जाल की तरह, देखते हो ना कई बार पानी के अंदर क्या है, जैसे पौधे है ना, पौधे की जाल से जड़ी से फैली रहती है, उसी तरह से पूरी सेल के अंदर फैला रहता है ये। और कोशिका को एक आलंबन प्रदान करेगा, फैलाए रखेगा, ताकि बाहर से अगर दबाव पड़े ना तो अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। एक जाल की तरह कोशिका की क्या करता है, रक्षा करता है ये। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल या अंतःपर्दवी जालिका। अब इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं रफ यानी खुरदरी, रफ ईआर है। जिस पे लगे हुए नहीं है वो कौन सी है, स्मूथ या चिकनी ईआर है। तो दो प्रकार इसके, ये कौन सी है, रफ खुरदरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा मैंने, आप लिखना अंतःपर्दवी जालिका, रफ है ये, आर ई आर। अपने को यूकैरियोटिक बनना है। और ये है, ये कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब नहीं पाए जाते हैं, अभी लिखा है मैंने अंतर दोनों में। और ये क्या है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, एस ई आर, स्मूथ ई आर है ये बीच में क्या है, ये है केंद्रक, केंद्रक। और केंद्रक के साथ में बीच में क्या है, ये न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, क्या है, केंद्रिका, केंद्रिका। और इसके साथ ये जाल कौन सा है, ये क्रोमेटिन जाल, ये क्रोमेटिन जाल है। ये इस तरह से दाने के समान संरचनाएं, इनको क्या बोलते हैं, ये राइबोसोम। ये है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका का चित्र है ये। और ये द्रव्य भरा हुआ है ना अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है। ये तो है जंतु कोशिका का बनाया हमने।
ये पादप कोशिका के लिए। अब देखो बहुत सारे क्यों बनाए हैं, देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं ये प्लांट सेल है। अब आप गिनोगे कितनी लाइनें हैं, है ना। अब गिननी पड़ेगी, इलाज क्या है। इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेना ये। अब इसमें इस तरह से इसमें है ना, इस तरह से छोटी होती है यूं। क्या है ये? वैक्यूल्स। क्या है? रिक्तिका। ये वैक्यूल्स छोटी है, यहां पर ये बड़ी होगी, और बड़ी होने के कारण थोड़ा केंद्र क्या आ गया, थोड़ा साइड में आ गया केंद्र। कैसे? बोलो। हाँ लिखा ही नहीं इसको, मेन तो ही रह गया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जूते के आकार का है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर भी इसी प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका जुड़ी हुई है। सेम वही है जो जंतु कोशिका में है। सेम इसी तरह से सारा, थोड़ा सा बस अंतर आ गया कि इसमें बीच वाली जो है ना रिक्तिका है ना, ये क्या होगी? बड़ी होगी बस। रिक्तिका बड़ी होने से थोड़ा केंद्र कहां गया, थोड़ा साइड में आ गया ये। ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये लाइसोसोम, और ये राइबोसोम। ये राइबोसोम है। इसी प्रकार इसके अंदर भी ER है, दो प्रकार की, वही सेम रहेगी, स्मूथ और रफ, दो प्रकार की रहेगी इसके अंदर भी वही। ये क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, एक ही बात है। हाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो, या गोल्जी बॉडी बोल दो, गोल्जी काय बोल दो। ये बीच में ना, ये मेन है। ये क्या है? वैक्यूल्स है, ये रिक्तिका। और इसके अंदर एक ये अलग है, नया है। क्या है? लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड है ये। और ये है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक में वही केंद्रिका वगैरह सब कुछ वही है। और ये कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और कुछ रह गया क्या? बाकी क्रोमेटिन जाल वगैरह सब कुछ वही है। इसमें दो ही अलग करने हैं आपको।
क्या अलग करना है? एक तो इसमें लवक पाई जाएंगी, उसमें लवक नहीं पाई जाएंगी। और बाहर जो है ना ये स्तर, ये यहां से यहां तक का पूरा स्तर, ये कोशिका भित्ति सेल वाल। और ये C-टेट वाले एग्जाम में प्रश्न आया था ये कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका से किस कारण भिन्नता या किसके कारण ये भिन्न है या अलग है। उसमें दो ऑप्शन आए थे, एक लवक का और एक क्या था? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति और लवक, सेल वाल और प्लास्टिड है ना, ये दो अलग है पादप कोशिका में, बाकी सब कुछ जंतु कोशिका वाला ही है। और थोड़ा अंतर और क्या बताओ, और क्या अंतर आ गया? इसमें रिक्तका क्या आ गई? बड़ी, इसमें रिक्तका क्या है? छोटी। और इसमें रिक्तका बीच में बड़ी होने के कारण केंद्रक थोड़ा सा क्या है? परिधि हो गया, थोड़ा साइड में चला गया केंद्रक। तो केंद्रक है कोशिका झिल्ली की तरफ साइड में रहता है, थोड़ा साइड में। और इसमें केंद्रक बिल्कुल क्या रहता है? बीच में रहता है केंद्रक। बना ली क्या ये? अगर आपको ये दो संरचनाएं आती है बनानी, तब आप कोशिका में कहीं नहीं अटकेंगे। अगर ये दो संरचनाएं आपको बनानी आती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का कोशिकांग है? 4 लिख दें, 3 लिख दें और अगल अलग से लिख दें एक। या निम्नलिखित में से पादप व जंतु कोशिका में किस में भिन्नता होती है, दोनों में अंतर क्या है? या पादप कोशिका व जंतु कोशिका के लिए अलग लिख दें, पादप कोशिका के लिए सत्य कथन कौन सा या असत्य कौन सा है, जंतु कोशिका के लिए सही कौन सा और गलत कौन सा है, कैसे लिख दे। तो आपको थोड़ी संरचना ध्यान होनी जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगी तो आगे फिर अंग पढ़ेंगे ना, तो अंग के बारे में फिर ऐसे ही देखते रहना चाहिए। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कहाँ है? कोशिका द्रव्य में है। फिर इसके मेन 2-4 काम वो आपको याद रखने हैं बस। इसके अंदर गोल्जी का है इस तरह से, है ना, चट्टे की तरह ऐसे इंटो की तरह लगा रखा है। इसमें अलग अलग है ना, बीच में पतली है, साइडों में क्या बनाई है मैंने? कोई मोटी बनाई ना ऐसे साइडों में, तो मोटी कैसे बनी है, आगे इससे क्या बनेगा? ये अंतःपर्दीय जालिका है, जाल के समान बनाई है। राइबोसोम क्यों लगाए, राइबोसोम क्यों नहीं लगाए, दोनों में कौन कौन से क्या कार्य होते हैं, क्या काम करता है? केंद्रक है ये, इसमें कौन सा क्या काम करता है, खोजकर्ता वगैरह। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक अलग वर्ड है ना। जीव द्रव्य अलग होता है, कोशिका द्रव्य अलग शब्द है, दोनों में क्या अंतर अंतर करेंगे। कोशिका झिल्ली है, यहाँ वहां भी कोशिका झिल्ली है, यहाँ कोशिका भित्ति यानी सेल वाले नहीं है, वहां पर सेल वाले पाई जाती है। अब अंतर कर सकते हो आप, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में एग्जाम में कुछ प्रश्न आ जाए, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में कोई 4 अंतर लिखिए, OMR सीट में 4 लाइन खाली आ जाए, फिर आपको 4 अंतर लिखने पड़े। तो अगर ये याद है तो आप आराम से लिख सकते हो। बना लिया ना ये है? तो आज शाम तक बनाओगे, बनाओगे दिखाओगे। ये यही है चित्र, कहीं नहीं जाएंगे ना, बना लेना आप। नीचे है ना अलग से लिखो हेडिंग एक, ये डायग्राम है ना लास्ट तक यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि इसी से हम चलेंगे आगे, मिटाएंगे नहीं। इन्हीं को आप बाद में बना लेना चाहिए। नीचे लिखो हेडिंग लिखो, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। और एक तरफ लिख लो जंतु कोशिका और एक तरफ लिखो पादप कोशिका। एक तरफ जंतु कोशिका और एक तरफ लिखो पादप कोशिका। और मेन तो 2 ही अंतर याद रखने, मेन यही है बस, बाकी 1-2 और लिखेंगे। मेन 2 ही अंतर है, लवक और कोशिका भित्ति वाला। फर्स्ट लिखो पहला पॉइंट लिखो, और लिखो पादप किस में लिख रहे हो? जंतु कोशिका में लिख लो, इनमें रिक्तिकाएं है। चलो लिख लो, 2 मिनट लगेगी। हाँ एक ही लिखाने इस जल्दी करो। जंतु कोशिका में लिख लो, इनमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं।
इनमें रिक्तिकाएं छोटी होती है, रिक्तिकाएं छोटी होती है, इसलिए इसलिए केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल सेंटर में रहेगा केंद्रक, इसलिए केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। और इधर लिखो पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण, वैक्यूल्स बड़ी हैं, तो रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण यह होने के कारण लिखना, केंद्रक लिखना, होने के कारण केंद्रक केंद्रक कोशिका में परिधि की तरफ पाया जाता है। ये थोड़ा साइड में रहेगा, परिधि की तरफ पाया जाता है, थोड़ा सा पेरिफेरल हो गया, ये थोड़ा परिधि की तरफ हो गया, थोड़ा साइड में हो गया केंद्रक। और इसमें केंद्रक क्या बिल्कुल ही बीच में सेंटर में है। फिर अगला लिखो, अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है, जंतु में लिखो इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सेल वाल नहीं पाई जाती। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित और इधर लिखो पादप कोशिका में इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल प्रेजेंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसके अलावा अब कोशिका भित्ति होगी ना ये, अब इस कोशिका के आकार को चेंज नहीं होने देगी ये, इसलिए पादप कोशिका का आकार हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली है जो कि थोड़ी सी प्रत्यास्थ होती है, तो कोशिका द्रव्य इधर उधर होगा, घूमेगा ना, ये झिल्ली भी थोड़ी अपने आकार को चेंज करती रहती, इसलिए जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता, ये थोड़ा बदलता रहता है। लेकिन पादप कोशिका का आकार हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। किस कारण रहता है ये, पादप ये कोशिका भित्ति के कारण। तो अगला एक पॉइंट लिखो, जंतु कोशिका में लिखो इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनका आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। और आगे लिख लो ब्रैकेट में, इसी में लिख लो आगे ब्रैकेट में, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति न होने के कारण, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल न होने के कारण, न होने के कारण। और इधर वाले में लिख लो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होने के कारण इनका आकार निश्चित रहता है, इनका आकार निश्चित रहता है। अगला लवक वाला लिख लो, लवक का, जंतु कोशिका में क्या लिखोगे, इनमें लवक नहीं पाए जाते, और पादप कोशिका में लिखो लवक पाए जाते हैं। हेलो, जंतु कोशिका में लिखो इनमें लवके नहीं पाए जाते, और पादप कोशिका में लिखो इनमें लवके पाए जाते हैं। और क्या काम करते हैं लवके, इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे लवक। इसके अलावा जंतु कोशिका जो है, इस जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य ये लगातार क्या है, इस तरह से घूमता रहेगा, और घूमेगा तो इसमें कोशिका द्रव्य भ्रमण लिखा है मैंने पीछे, वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें बड़ी रिक्तता आ गई बीच में, इसलिए थोड़ा कोशिका द्रव्य क्या है, एक जगह थोड़ा सा क्या है, फिक्स सा हो जाता है, तो ज्यादा इसमें कोशिका द्रव्य का भ्रमण नहीं होता है। तो अगला एक पॉइंट लिखो, जंतु कोशिका में लिखो इनमें कोशिका द्रव्य भ्रमण इनमें कोशिका द्रव्य भ्रमण अधिक
और पादप में लिखो कम। और अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से अंडरलाइन कर लेना। बताओ क्या कहते हैं, अगर कि जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे अंदर शरीर में है ना, आप जो हम खाना खाते हैं और खाना खाओगे, खाना खाने के बाद जितनी खाने का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद यूं कहते हैं लास्ट में है ना, भोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है लास्ट में। इसलिए बोलते हैं तुरंत शक्ति के लिए, आगे बढ़ेंगे संतुलित भोजन आएगा वहां आएगा, तुरंत शक्ति के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज। जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना, वो क्या ग्लूकोज पीते हैं। यूं थोड़ी है कि रोटी खिला के भेज दिया, रोटी खिला के भेज दिया तो खेल के आउट होने के बाद रोटी का पाचन हुआ, 4-5 घंटे बाद बोलो अब मेरे में एनर्जी आई है, मैं अब जाऊंगा। तो ग्लूकोज का शरीर में पाचन नहीं होता। ग्लूकोज का डायरेक्ट क्या शरीर में क्या होता है? अवशोषण। जो आपने पिया ना, तुरंत क्या करेगा? ब्लड में डाल देगा, ब्लड से कहां चला जाएगा? कोशिका में, वहां तुरंत ऑक्सीकरण होगा, आपको तुरंत क्या मिल जाएगी? 5-4 मिनट में क्या आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भोजन खा जाओगे ना, रोटी खा ली, उसका पहले 4-5 घंटे पाचन करेगा शरीर, पाचन होने के बाद ग्लूकोज बनेगा, फिर वो ग्लूकोज कहां जाएगा? कोशिका में जाएगा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। तब तक ये बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं ना, अतिरिक्त भोजन जो है ना, वो हमारे शरीर में क्या अलग कमरे के अंदर डाल देते हैं अलग। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है भूख हड़ताल हो जाए, है ना, हो सकता है कोई कोरोना आ जाए तो खाना ना मिले, उस अवस्था में क्या करता है शरीर? कोशिका क्या करेगी? वो जो भोजन उसने पहले से संचित कर रखा है ना, उस भोजन को निकालेगी, निकाल के शरीर को देगी। तो वो भोजन जो है ना, वो हमेशा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में कोशिका के अंदर क्या रहता है? संचित रहता है अलग साइड में। और जब भी कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति आ गई, शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तब क्या करेगा? ग्लाइकोजन टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में। और उसको ग्लूकोज कौन किसको देगा? कोशिका को देगा। कोशिका क्या शरीर क्या देगी? फिर ऊर्जा देगी। तो हमारे शरीर में या कहते हैं जंतु कोशिका में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पादप कोशिका में किस रूप में होता है? स्टार्च। जैसे अनाज वगैरह खाते हैं हम, है ना, जैसे गेहूं है या बाजरा है या मक्का, जो भी खाते हो आप अनाज, अनाज में क्या होता है? स्टार्च। तो पौधे है ना अपना भोजन बढ़ाएंगे और उसको इकट्ठा करेंगे किस रूप में? स्टार्च के रूप में, गेहूं के रूप में इकट्ठा कर लिया और उसको हम काट ले, गेहूं निकाल के हम खा गए, और उस स्टार्च से हमें क्या मिल गई? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज को हमने चेंज किस में कर लिया? शरीर में ग्लाइकोजन में अलग इकट्ठा कर लिया। जब भी जरूरत पड़ेगी तब ग्लूकोज के रूप में इसको चेंज कर लेंगे। तो जंतु कोशिका में तो ग्लाइकोजन के रूप में, पादप कोशिका में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन करना। अगला पॉइंट लिखो जंतु कोशिका में, और लिखो इनमें भोजन का संचय यानी फूड स्टोरेज, इनमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और इधर लिखो पादप कोशिका में इनमें भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। लिख लिया। और फिर अगला लिखना, लाइसोसोम जो होते हैं ना, ये जंतु कोशिका में तो पूरी तरह से विकसित होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में पूरी तरह से विकसित नहीं होते, थोड़ी मात्रा में होते हैं ये। और इनका स्थान या तो ये लगभग न के बराबर होते हैं, या इनका स्थान कोई अन्य के द्वारा ले लिया जाता है, थोड़ा सा कम विकसित रहेगा ये। तो अगला एक पॉइंट लिखो, जंतु कोशिका में लिखना इनमें लाइसोसोम उपस्थित व अधिक विकसित। इनमें लाइसोसोम विकसित व अधिक विकसित, क्या लिख दिया? उपस्थित। हाँ, इनमें लाइसोसोम उपस्थित तथा अधिक विकसित। नंबर ऑफ काउंट नहीं, जैसे पहले हम क्या थे? बंदर, अब क्या हो गए? तो क्या हो गया हमारा? ये विकसित रूप है, तो विकसित। और इधर लिख लो लाइसोसोम सामान्यतः अनुपस्थित या कम विकसित, सामान्यतः अनुपस्थित या कम विकसित।
और इसके अलावा जंतु कोशिका है ना, इनके अंदर तारकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिका में इनमें कोशिका विभाजन के दौरान क्या मध्य पटलिका बनती है। कोशिका विभाजन होता है ना, तो जंतु कोशिका में तो क्या तारकाएं क्या करेंगे, स्पिंडल उनको गुणसूत्रों को अलग अलग लेके जाएंगे, 23 इधर लेके जाएंगे तोड़ के, इस तरह से आधे आधे कर देंगे, तब तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। और लेकिन पादप कोशिका में इस तरह से कोशिका विभाजन नहीं होता। उसमें बीच में क्या है, कोशिका के बीच में क्या बनेगी, हल्की हल्की एक मध्य पटलिका बनेगी पहले, बाद में वो पूरी सेलुलोज की बनकर एक कोशिका को क्या कर देगी, दो भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। तो वहां पर तारकाएं की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगला एक पॉइंट और लिखो, अगला लिखो, जंतु कोशिका में इनमें तारकाएं सेंट्रोसोम ये बनते हैं जब कोशिका विभाजन होता है, उस दौरान बनते हैं ये। कुछ लिख लो कैसे भी, स्पिंडल न्यू से कोशिका विभाजन के दौरान बनते हैं। सेंट्रियोल्स बोलते हैं, जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। जंतु कोशिका में लिखो, इनमें तारकाएं उपस्थित होते हैं। और इधर लिख लो, पादप कोशिका में इनमें तारकाएं अनुपस्थित होता है, इनमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। ये कुछ एक डिफरेंस है जंतु और पादप कोशिका में। ये थोड़े से आपको मेन 5-4 पॉइंट याद रखनी है दोनों में, ठीक है ना। तो कोशिका है क्या, कोशिका के अंदर, खोज के अंदर छोटी बड़ी लंबी कोशिका, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय कोशिका सिद्धांत किसने दिया, वैज्ञानिकों के नाम, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। ये थोड़ी सी बातें आपको जनरल शुरू वाली आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतनी याद कर लो, कोशिका की संरचना में इतना बहुत है ये। अब इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग है, उनके बारे में, हर कोशिकांग के बारे में दो चार बातें हमें याद रखनी है। सबका मिला के करेंगे हम। कोशिका भित्ति, अब कहते हैं कोशिकाओं में मुख्य कोशिकांगों के नाम दोनों के अंदर मिला दें तो कौन कौन से होंगे, कोशिका भित्ति पहले, फिर कोशिका झिल्ली, फिर केंद्रक है ना, केंद्रिका हो गया, फिर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक हो जाएंगे, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, केंद्र के द्रव्य हो जाएगा, क्रोमेटिन जाल हो जाएगा, या रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं क्या है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये मेन है, 8-10 ऑर्गन है, इनमें एग्जाम में कई बार है ना कौन कौन सी बातें पूछते हैं, वो मेन अब इसके अंदर हमें करनी है, ठीक है ना। तो अगला लिखो हेडिंग, कोशिका के कोशिकांग।